श्री रवि प्रकाश वर्मा। दबा दो मैडम स्पीकर सर। अरे पहले दबा दो मैडम ठीक है सर, आपने स्वागत। बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। सर, मैं कल से चर्चा सुन रहा हूँ और महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण पर, जो कि सरकार का अपना डॉक्यूमेंट होता है, लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। बहुत सी चीजें धीरे धीरे साफ होने लगी। क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है और क्या निभाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये चर्चा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो कहीं ना कहीं इस नई सरकार से बहुत अपेक्षाएं रखते थे, अपनी उम्मीदों को इस दिशा में देख रहे हैं कि पूरी परवान चढ़ेंगी या उन्हें निराशा हाथ लगेगी। सर, आज पूरी दुनिया में जब एक नया उपनिवेशवाद पैर पसार रहा है, जो देश एक अच्छी स्वस्थ परंपरा लोकतांत्रिक लेके चल रहे थे, उन देशों में भी जो उनके प्रचलित मूल्य हैं, उनको बदलने के लिए बड़े हाथ पैर मारे जा रहे हैं। हमारी चिंता ये है कि जिस देश में सबको साथ लेके चलना तय किया गया था, सबको बराबर के अवसर देना तय किया गया था, उसमें अब गरीब आदमी और गरीब हो रहा है और अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। कल तक जो लोकतांत्रिक समाजवादी लोकतंत्र है था, ऐसा लगता है कि ताकतें लगी हुई हैं, इसको एक पूंजीवादी लोकतंत्र में तब्दील कर दें। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो इस सदन की तरफ, संसद की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं, उनके भी सामने भी तय करने का समय आ रहा है कि अगर आज़ादी के 67 वर्षों के बाद अगर हिंदुस्तान की दिशा बदली जाएगी और इस तरीके से बदली जाएगी कि लाचार, कमजोर और गरीबों को बेसहारा छोड़ करके जो सशक्त लोग हैं, जो जबरदस्त लोग हैं, सरकार उनके साथ में खड़ी होगी, तो परिस्थितियां एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगी जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। माननीय महोदय, पहले भी चर्चाएं हुई हैं और जो बात निकल के सामने आई है, मैं कल आदरणीय नेता विपक्ष की बात बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने एक एक बिंदु के ऊपर इस बात का खुलासा किया कि पिछले वर्ष जो राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण हुआ था और आज का जो अब की बार का जो राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण हुआ है, उसमें बड़ी दूरियां समझ में आ रही हैं, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं है, निरंतरता नहीं। क्या चीज है जो हमें आज कुछ कहने को प्रेरित करती है और अगले दिन हम कोई दूसरी बात कहने लगते हैं? इसमें दो राय नहीं। जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखा हुआ है, इसमें ऐसी बहुत सी बातें कही गई हैं जो देखने सुनने में बड़ी मोहक लगती हैं, अच्छी भी लग रही, लेकिन दरअसल जा कहां रहे, क्या हो रहा है और क्या आगे होना है। कभी कभी मुझे तो शंका लगने लगती है कि जैसे इस सरकार के पीछे कोई खड़ा हुआ है जो अपना चेहरा बचाए हुए है
और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है, ऐसे निर्देश दे रहा है कि विवशता महसूस होने लगी कि सरकार चाहती कुछ है करना, लेकिन एकदम से कोई नई चीज सामने आ जाती है तो सरकार फिर उसको संभालने में लग जाती है। मेरा इशारा एकदम से उन सांप्रदायिक शक्तियों की तरफ है जो कहीं एक प्रच्छन्न रूप से छुपे हुए तौर पर इस सरकार के पीछे हैं और रोज नए नए बयान दे करके सरकार को मुसीबत में डालती रहती। मैं याद करना चाहता हूं कि आदरणीय शरद यादव जी ने इस बात को दोहराया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो समस्याएं आ रही हैं वो अंदर से आ रही हैं और उनको उसकी चुनौती को स्वीकार करना होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि क्या इतने स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद हम ये मान लें कि जो स्थिति हमारे पिछले प्रधानमंत्री की रही है वही स्थिति हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की भी है? अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्य की बात है। ये समय सरकार को मिला था अच्छे परिवर्तन लाने के लिए, उन परिवर्तनों की तरफ देखने के लिए जो हमारे संविधान में निहित हैं और जिनको बड़े संघर्षों के बाद जमीन पर उतारा गया है। मुझे दुख है और हैरत भी है कि इस बीच में कुछ चर्चाएं बाहर हुई जब चुनाव दिल्ली में चल रहे थे। बड़े जिम्मेदार लोगों ने संविधान में जो निहित जो धर्मनिरपेक्षता और जो समाजवाद का सिद्धांत है उस पर सवाल पैदा कर दिए। माननीय महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इसी सभा भवन के अंदर आज से बहुत साल पहले 1928 में सरदार भगत सिंह जी ने एक बम फेंका था। और बम ही नहीं फेंका था, उस साथ में एक पर्चा भी फेंका था। उस पर्चे में जो भावना निहित थी वो इस बड़ी स्पष्ट रूप से कहती थी कि हमें आजादी चाहिए, सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं, भूख से भी, लाचारी से भी, मजबूरी से भी, बदहाली से भी और उस जहनी अंधेरे से भी, जिस जहनी अंधेरे ने हजारों साल से आदमी का शोषण करके उसको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। तो बड़ी कुर्बानियों के बाद यह समाजवाद का रास्ता तय किया गया है। पता नहीं कितने हिंदुस्तानियों ने इसके लिए अपनी जान दी। उन लोगों ने जिन्होंने सपना देखा था कि आजाद वतन में एक इज्जत की जिंदगी जिएंगे। माननीय महोदय, 7200 जातियों के इस देश में कभी किसी को बराबर नहीं माना गया, कभी किसी को बराबर के अवसर नहीं दिए गए। और आजादी की लड़ाई का जो मूल मंत्र था कि एक गरीब से गरीब आदमी भी उस लड़ाई में शरीक हो गया था, गांधी जी के पीछे चल करके, सुभाष बोस के पीछे चल करके और बड़े बड़े नेताओं के पीछे चल करके इसलिए शरीक हुआ था कि उसने एक सपना देखा था। जो आदमी लाचारी में, गरीबी में जिसने युगों काट दिए थे, उसको सपना दिखाई पड़ गया था कि वतन जब आजाद होगा तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र होगा, समाजवाद होगा, धर्मनिरपेक्षता होगी और सबको बराबरी का हक मिलेगा, एक अच्छा हिंदुस्तान बनेगा। इन कुर्बानियों को हम ऐसे जाया नहीं कर सकते। अगर किसी को यह लगता है कि एक संकीर्ण मानसिकता को लेकर के वह हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तब्दील कर सकते हैं तो यह सिर्फ उनकी गलतफहमी है और उन्हें इससे बाहर आ जाना चाहिए। माननीय महोदय, आज जो स्थितियां बन रही हैं हिंदुस्तान ने इसमें दो राय नहीं कि पिछले वर्षों में कुछ तरक्की की है, लेकिन अभी मंजिल बाकी है, अभी रास्ता बाकी है। और जब हम निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं, आज हिंदुस्तान का आवाम इस कदर जागरूक हुआ है राजनीतिक रूप से कि कमजोर से कमजोर लोग भी अपनी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसे मौके पर अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी। ये मैं आपके माध्यम से सबको बता देना चाहता हूं। माननीय महोदय, मुझे लगता है कि ये समय है, हमें अब तय करना चाहिए कि आजादी के 67 वर्षों के बाद अब हिंदुस्तान में जो गरीबी है, जो बदहाली है, जो लाचारी है, जो मजबूरी है, उसकी उम्र कितनी होगी। बहुत बड़ी चर्चाएं हुई हैं इस सदन के अंदर। आज हिंदुस्तान की नई पीढ़ी
जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी तादाद आने वाले वर्षों में 85 सैकड़ा होने जा रही है। आज वो इस बात को लेके स्पंदनशील है, बहुत जिज्ञासु है कि आखिर पिछले 67 वर्षों में ऐसा क्या होता रहा कि आज भी गरीबी दूर नहीं हुई, लाचारी मजबूरी दूर नहीं हुई, बदहाली दूर नहीं हुई और वो परिस्थितियां भी दूर नहीं हुई जो आदमी से आदमी पर जुल्म करा रही है। चाहे 84 के दिल्ली के मामले हो, चाहे 1992 के मुंबई के मामले हो, चाहे 2002 के गुजरात के मामले हो, चाहे 2006 के आसाम के मामले हो और चाहे 2008 के उड़ीसा कंधमाल के मामले हो। नई पीढ़ी जानना चाहती है इतने बड़े बड़े गुनाह हुए, किसको सजा मिली और नहीं मिली तो कब तक सजा मिलेगी और क्या यह हिंदुस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। आज जब इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से सरकार ने अपने मंसूबे सामने रखे हैं, हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये लोकतंत्र क्या लोगों को न्याय दिला पाएगा, क्या सामाजिक न्याय दिला पाएगा, क्या उनको आगे बढ़ने के अवसर दिला पाएगा और क्या उनको बराबरी का हक पूरे तौर पर दिला पाएगा। माननीय महोदय, जो मेरी शंका है, अभी जो सीताराम येचुरी जी कह रहे थे कि जो घटनाएं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है ये पहली बार नहीं घटी। बहुत साल पहले जिस तरीके से बौद्धों को, बौद्ध समुदाय के लोगों को यहां से एक्सटर्मिनेट किया गया, उनको यहां से बाहर भगाया गया, उनको जान से मारा गया, यहां से कतई बेदखल करके हिंदुस्तान के बाहर पहुंचा दिया गया, शंका पैदा होने लगी है कि कहीं यही कहानी हिंदुस्तान के अंदर अब दोबारा तो नहीं दोहराई जानी है। एक एक करके एक एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। आज सबसे दुखद स्थिति यह है कि नाम समुदाय का लिया जा रहा है, लेकिन जो निहित हित हैं, जो लोग करना चाहते हैं, उन्होंने अपने लोगों को भी नहीं बख्शा। मैं दोहरा देना चाहता हूं कि 2006 में जो असम में कत्लेआम कराए गए, उसमें तो ऊंची जात के हिंदुओं ने नीची जात के हिंदुओं को मारा। उड़ीसा में 2008 में जो कत्लेआम कराए गए, उसमें भी ऊंची जात के हिंदुओं ने नीची जात के हिंदुओं को मारा, और इसलिए मारा कि वो ईसाइयों की सुरक्षा करना चाह रहे थे। तो आखिर मंशा क्या है, करने का मकसद क्या है और क्यों इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं और सरकार उनके सामने इतनी लाचार और हताश क्यों महसूस हो रही। कहीं ना कहीं से जब धर्म परिवर्तन की बात आती है तो हमें इस बात पे गौर करना पड़ता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। मौका मिला है हिंदुस्तान की तकदीर लिखने के लिए, मौका मिला है हिंदुस्तान के अभाव दूर करने के लिए, मौका मिला है वो सब करने के लिए जो पिछली सरकारें नहीं कर सकी, जिससे कि हिंदुस्तान का आम आदमी सुखी हो, हिंदुस्तान की जनता सुखी हो, जो आने वाली पीढ़ी है, नई जमात है, उसको कम से कम एक सहारा मिले, उसको इस वतन के प्रति अपना फख्र महसूस हो सके। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, आज जब चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में 10 में से 8 लोग लाचारी और गरीबी की हालत में जी रहे हैं, तब हिंदुस्तान का मॉडल क्या होना चाहिए। हमारे पुरखों ने कोई गलती नहीं करी। जिन लोगों ने संविधान सभा में बहस करी थी, उन्होंने हिंदुस्तान को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रास्ते पर चलाया, और इसलिए चलाया कि जब लोगों को मौका मिलेगा तब उनको आगे बढ़ाया जाएगा, और एक दिन आएगा जब सब बराबरी के साथ में खड़े होंगे। और आज जब हम खुले बाजार की ओर बढ़ रहे हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी आ रही हैं जिनको हमें गौर से देखना होगा कि कहीं वो हमारी जो मूल विचारधारा है, जो हमारा बेसिक वैल्यू सिस्टम है, उससे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा है। मुझे बड़ी हताशा हुई जब माननीय प्रधानमंत्री जी के सूट को लेकर के चर्चा हुई। जब बाहर से राष्ट्रपति महोदय आए थे, उस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सूट पहना था, अखबारों में उसकी भांति भांति की चर्चा हुई। मुझे तकलीफ हुई, और मुझे ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत से लोगों को इस बात से तकलीफ हुई कि आखिर क्या संदेश दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब अखबारों में खबरें चली तो मुझे पता लगा कि उस सूट को बाजार में नीलाम किया गया और 4 करोड़ रुपए या 4.5 करोड़ रुपए की लागत उस पर आई। मुझे हैरत होती है कि हिंदुस्तान की सीमाओं पर शहीद होने वाले जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, किसी ने उनकी
गोलियों से छलनी जैकेट भी कभी खरीदी है, नीलामी में ली है? इसे हिंदुस्तान के नौजवानों को सही मैसेज दिया जा सके, हिंदुस्तान का सही रास्ता तय किया जा सके। आज ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आज ये सवाल हमको ऐसे चौराहे पर लाकर खड़े कर दिए हैं जहां पर हमें निश्चित रूप से तय करना पड़ेगा कि हमें जाना कहां है, हम क्या कहां जा रहे हैं, हमें करना क्या है और हम क्या दिखा रहे हैं। माननीय महोदय, मुझे लगता है कि संविधान का वादा अभी अधूरा है। Time is over. मेडल है सर। No, maiden only 15 minutes. सर मैं लंबा नहीं खींचूंगा, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। Your party is having no time. मेडल चल सर मुझे मौका दीजिए। बोले अरे सर आप सर मुझे लगता है कि संविधान का वादा अभी अधूरा है और हिंदुस्तान की सारी समस्याओं की जड़ में वो भयानक अशिक्षा है, वो अज्ञान है जो हिंदुस्तान को अंदर से निगल रहा है। माननीय महोदय, कुछ समय पहले मुझे बाहर जाने का मौका मिला। एक गोरा वहां मुझे मिला, उसने मुझसे कहा कि मिस्टर वर्मा, आप जहां से आए हैं वो धरती की सबसे पुरानी सभ्यता है, कराची दसियों हजार साल पुरानी। और जिस वक्त आपके यहां ज्ञान में, विज्ञान में, भाषा में, गणित में, नक्षत्र विज्ञान में, मेडिसिन में बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही थी, उस वक्त पूरा का पूरा यूरोप अंधेरे में जी रहा था, आदिवासियों की तरह। खाली 2000 साल हुआ है, यूरोप ने ज्ञान को आधार बनाया है, ज्ञान का विकास किया है और उसके सहारे अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया है। और आज यूरोपियंस का जो रहन सहन का स्तर है वो धरती का सबसे ऊंचा रहन सहन का स्तर है। उसने ये बताया कि हम अपना इतना खर्चा करने के बावजूद भी जो कुछ बचाते हैं वो पूरी धरती पर उन लोगों पर खर्च करते हैं जो या कुदरत के सताए हुए हैं या धरती पर दुष्ट लोगों के सताए हुए हैं। बोले मिस्टर वर्मा, ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है। आप धरती की सबसे पुरानी सभ्यता के लोग हैं, आपकी सिविलाइजेशन धरती की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। आपको बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरी धरती के ऊपर जहां कहीं भी दुख है, तकलीफ है, कमजोरी है, लाचारी है, आप उनकी मदद करें। लेकिन ये बताइए, इतनी पुरानी सभ्यता होते हुए भी, इतना पुराना हेरिटेज होते हुए भी आज आपके यहां लाचारी, मजबूरी, बेकारी, इतना भ्रष्टाचार, इतना आपस में नफरत, इतनी गरीबी, ये सब आज तक बाकी क्यों है? मैं स्वीकार करना चाहता हूं आपके सामने कि मुझे बड़ा धक्का लगा, मुझे बड़ा शॉक लगा कि ये गोरा हिंदुस्तान के बारे में क्या जानता है और मुझसे वो क्या उम्मीद कर रहा है और मैं उसे क्या बताना चाहता हूं। हम लोग आखिर क्यों पिछड़ गए? जो समाज ज्ञान से संचालित होने वाला समाज था, जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया करता था, आज वो समाज अंधेरे में क्यों जी रहा है, लाचारी, मजबूरी में क्यों जी रहा है? मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने, तंग दिल लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने हिंदुस्तानी समाज को, जो ज्ञान से संचालित होने वाला समाज था, दुनिया को प्रकाश देने वाला समाज था, लाठी से संचालित होने वाला समाज बना दिया। लाखों करोड़ों लोगों को समाज और उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त करके उनको एक जाति व्यवस्था में बांध के राजनीति से बाहर कर दिया। और आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा। आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं। Thank you. Please conclude. सर मैं आई एम जस्ट कंक्लूडिंग। तू आप बोलिए, बोलते रहिए। सर मेरा मानना है कि सरकार जिस रफ्तार के साथ में आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ी, हमें लगता था कि सरकार के पास आर्थिक कमियां हैं, आर्थिक सुधारों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पूरी दुनिया में जहां कहीं आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं उसके पहले प्रशासनिक और न्यायिक सुधार व्यापक स्तर पर लागू किए गए हैं। आज हिंदुस्तान में प्रशासनिक स्थिति यह है कि एक एक काम कराने के लिए एमपी एमएलए की चिट्ठी की जरूरत पड़ती। सुओ मोटो कोई काम नहीं हो सकता किसी का। आम आदमी को आज जरूरत पड़ती है कि हर हाल में अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से किसी भी संपर्क बना के रखना है, जो कोई काम नहीं रुकता। और जो भ्रष्टाचार की स्थिति है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सच्चाई तो यह है, जो कानून की स्थिति आज बनी हुई है कि आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा। मैंने आपसे जिक्र किया कि ऐसे बड़े बड़े मामले हुए हिंदुस्तान में जिसमें आज तक लोगों को न्याय नहीं मिल सका, और सामान्य जीवन में भी आदमी को न्याय मिलने में इतना डिले होता है, उसका मकसद ही खत्म हो जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है
कि आदमी को असुरक्षित रख के उसको न्याय ना मिल सके, उसको प्रशासनिक सुरक्षा ना मिल सके, लेकिन वो आदमी आर्थिक सुधार के जो भी कार्यक्रम है उसमें अपनी भागीदारी निश्चित करे। conclude. ये बात मुझे कभी आज तक समझ में नहीं आई। हालांकि सरकार ने आधे मन से कुछ काम करने का काम चालू किया है, लेकिन जो वास्तविक रूप है कि अगर हिंदुस्तान में जो संविधान का वादा था, अगर आजादी मिलने के 10 साल के बाद अगर पूरा हिंदुस्तान शिक्षित हो गया होता, अगर वो समर्थ हो गया होता, कॉम्पिटेंट हो गया होता, तो मुझे लगता है कि सरकार को ज्यादा सहयोग मिल सकता। लेकिन लंबे समय तक हिंदुस्तान की जनता को यथास्थिति में रखा गया है। आज भी 67 वर्षों के बाद भी जो जातियों का स्ट्रक्चर है, मैं इसको लॉकिंग मैकेनिज्म के तरीके से समझता हूं। आदमी को यथास्थिति में लॉक करके रखा गया है और डीपॉलिटिकलाइज करके रखा गया है। Next speaker. सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। बस सर अब मैं बिंदुओं में ही बात I have to करूंगा। bind by your rules. केवल 10 मिनट और दे सर मैं अब बिंदुओं में ही बात करना चाहता हूं। सर You have सच्चाई to तो ये है conclude. केवल You have 10 got lot of chances. You जो are मैंने speaking शुरू very में बात well. कही, Please, you ये utilize जो- another chance. सरकार का जो डॉक्यूमेंट है वो आज हमारे सामने कुछ सवाल पैदा कर रहा है और उन सवालों का जवाब हम सरकार से चाहते हैं। सर मुझे एक बात बहुत साफ साफ कहनी है कि हिंदुस्तान में गरीबी एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन क्या वाकई में गरीबी इशू है? मुझे लगता है कि सही इशू है प्रोडक्टिविटी। जितने लोग भी गरीब हैं वो अंडर प्रोडक्टिव हैं, और सरकार को एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर आदमी को जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसको एक प्रोडक्टिव रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए कमिटमेंट करना चाहिए। सरकार मान लेती है कि लोग गरीब हैं, सरकार की योजनाएं बनेंगी और लोग उसमें भाग उठाएंगे और गरीबी दूर करेंगे। हिंदुस्तान में गरीबी सिक्के का खेल नहीं, सिस्टम का खेल है। हिंदुस्तान के अंदर 1947 में गरीबी थी तो अंग्रेजों के कारण थी, Okay, लेकिन thank you. आज Please- 2015 Please sit down. में गरीबी है श्री सुकेंद्र तो उसका शेखर कारण राय। सरकार की गलत नीतियां भी हैं। Please, please. सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। 1 मिनट सर कंक्लूड कर मेरा आपसे एक बड़ा क्लियर लॉजिक कहना है हो गया। कि बिंदु बहुत से हैं लेकिन समय की कमी है। मैं आपसे एक बात का आग्रह करना आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर सरकार इस बात का दावा करती है कि उसकी जीडीपी बढ़ रही है, तो हम इस बात की तरफ आंख खोल के देख रहे हैं कि सरकार का खर्चा एजुकेशन पर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। सर मेरा एक खास सरकार से आग्रह है कि अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हो। इस जो 6 प्रणाली की शिक्षा चल रही है उसने एक नई वर्ण व्यवस्था की रचना की है। जो गरीबों के बच्चे हैं उनको अलग किस्म की शिक्षा और जो संपन्न लोगों के बच्चे हैं उनको अलग किस्म की शिक्षा। ये स्थिति मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी चलने वाली। सर हिंदुस्तान के बच्चों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सरकार एक विजन डॉक्यूमेंट लेके आई है वो इस बात पे गौर करेगी। और मुद्दा ये है कि इस वक्त हर हाल में पॉवर्टी वर्सेस प्रोडक्टिविटी की जो बहस है उसको आगे बढ़ाए Okay, जाने की thank you. जरूरत We है। already covered the point. Please kindly conclude it. सर आई एम जस्ट कंक्लूडिंग। सर एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ है, I'm sorry, I have to say nothing will go on record. सर नो सर गिव मी अ मिनट मोर सर, आई एम जस्ट फिनिशिंग इट। सर इसमें एक जो खास बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने महिलाओं के प्रति एक अपना नजरिया दिखाया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो महिलाएं मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, अर्जन में लगी हुई हैं, उनकी स्थिति अलग है। लेकिन जो हाउसवाइफ है, जो फैमिली का हब है, क्या उनकी सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन हो सकेगा? वो नई प्रोजनी सामने लाती हैं, उन बच्चों को संस्कार देती हैं और फैमिली का हब बनती हैं और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा योग दिखाती हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार इस चीज़ को नकारेगी, निगलेक्ट करेगी तो उनके साथ में न्याय कर पाएगी। मैं Okay, thank you very much. सर एक Kindly बात sit खाली down. खत्म कर देना चाहता हूं। Nothing will go on record. Shri Sukendra Shekhar Roy. सर एक मिनट मुझे और दे दीजिए। Kindly oblige. Thank you.